करके पूरा जग जाइए, ठीक है। यूजर मोड और कर्नल मोड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड में काम करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहें या फिर सीपीयू कहें तो दो मोड में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को दो मोड में रखता है, एक तो रखता है कर्नल मोड में और एक रखता है यूजर मोड में। जो सीपीयू अपना काम, सीपीयू का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन को चलाना। सीपीयू का काम इंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो सीपीयू में ना अगर आप ये चीज नोट कीजिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, थ्रेड को शेड्यूल करता है, कुछ लॉजिक चेक करता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कौन करता होगा, वो भी काम तो सीपीयू ही करेगा ना, वो काम भी प्रोसेसर ही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पर्सन थोड़ी को मैनेज कर रहा है, कि वो वाला काम भी सीपीयू को खुद ही करना है। मैनेजमेंट वाला काम भी सीपीयू ही करता है और यूजर का प्रोग्राम भी सीपीयू ही चलाता है। तो पहला मोड है यूजर मोड और दूसरा है कर्नल मोड। यूजर मोड में जब भी सीपीयू होता है तो वो क्या करता है, यूजर का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब भी वो यूजर मोड में होता है तो यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। यूजर मोड में मान लीजिए हमारा ये जो OneNote का सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसका कुछ एडिटिंग या फिर नंबरिंग इधर होगा तो वो जो भी प्रोसेस चलाएगा वो यूजर मोड में चलाएगा। कर्नल मोड में क्या करेगा, कर्नल मोड का एग्जांपल दीजिए, वो क्या क्या करता है कर्नल मोड में, एनीवन। कर्नल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, देखिए कर्नल मोड में क्या करता है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कुछ काम होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ना डिस्प्ले चलाता है या फिर माउस को एक्सेस की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो मैनेज करता है, प्रोसेस का शेड्यूलिंग देखता है किसको आगे किसको पीछे करना है, तो वो सब काम भी पैरेलली ऑपरेट मतलब कर्नल मोड में शिफ्ट होकर चलता है। तो इस दोनों को अलग अलग मोड इसलिए कहा गया है क्योंकि एक मोड ना दूसरे मोड से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जब यूजर मोड में होता है तो सिर्फ यूजर का काम करेगा, यूजर का जो भी प्रोसेस होगा वो सब करेगा, और जब कर्नल मोड होगा तो सिर्फ कर्नल का जो भी काम होगा वो सब कर्नल वाला करेगा, यानी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है वो करेगा। ये दोनों बातें क्लियर है, दोनों मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देख लिया जाए, बहुत बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट, इन बीइंग यूजर मोड इट एग्जीक्यूट्स प्रोसेस ऑफ यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। और जब कर्नल मोड में होता है तो अपना जो भी काम होता है वो सब करता है। अच्छा, कर्नल जो क्या करता है, कर्नल सब कुछ सिस्टम कॉल के थ्रू करता है। अब सिस्टम कॉल आप लोग को पता हुआ, सिस्टम कॉल ना कुछ कुछ कॉल एक तरह से कहें तो कुछ हर सीपीयू से काम कराने के लिए एक नाम दिया हुआ है कि हाँ इस कमांड से ये होगा, इस कमांड से वो होगा, उस कमांड से वो। अलग अलग कमांड से क्या क्या होगा वो चीज डिसाइड करता है सिस्टम कॉल, ठीक है। व्हाट इफ अ प्रोसेस वांट टू एक्सेस सम हार्डवेयर, हाँ अगर मान लीजिए एक प्रोसेस को ना कुछ हार्डवेयर एक्सेस करना है, ठीक है, कोई यूजर का प्रोग्राम है, यूजर मोड में है, कुछ काम चला है, जैसे मान लीजिए अभी तक ये प्रिंट करवा रहे हैं, ये सब सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब तो यूजर मोड में चल रहा है, ठीक है। अगर हमको कुछ हार्डवेयर एक्सेस करना है, इसको प्रिंटर से प्रिंट करना होगा, तो क्या होगा, द यूजर प्रोसेस विल गो टू सिस्टम कॉल इंटरफेस। सिस्टम कॉल इंटरफेस यानी SCI इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये SCI बहुत ज्यादा SCI नाम से ही फेमस होता है। तो एक सेकेंड, SCI के पास जाएगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास, और उसको बोलेगा कि हमको ये रिसोर्स चाहिए, और सिस्टम फिर क्या करेगा, वो SCI सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, सिस्टम कॉल से वो काम होगा। सिस्टम कॉल क्या होता है अभी हम बताते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम कॉल, सम ऑफ द सिस्टम कॉल्स इन कैटेगरीज एज फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोसेस से रिलेटेड हम टोटल 10-12 यहाँ पे लिखे हुए सिस्टम कॉल। मान लीजिए क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब कोई चाइल्ड प्रोसेस बनाना, और चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस क्या होता है इसको बताएंगे। प्रोसेस को रोकना, उसके लिए भी एक कमांड होता है, वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट, यानी कि वेट भी करवा सकते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस जब तक चलेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। दूसरा है, मतलब चाइल्ड प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक पेरेंट रुकेगा, और चाइल्ड प्रोसेस के खत्म होने के बाद पेरेंट ही वापस बंद होगा, वरना ऐसा नहीं कि चाइल्ड प्रोसेस चल ही रहा है और पेरेंट प्रोसेस अपना एग्जिट हो गया काम खत्म करके, ये चीज नहीं होना चाहिए। चेंज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए अलग अलग हमको कमांड मिलता है। ये सारा चीज जो मतलब एक तरह से क्या, तो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल लेवल पे जो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम कॉल, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट,
फिर से बात आती है वही तीनों चीजें की प्रोग्राम, प्रोसेस और ओएस प्रोसेस को कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, व्हाट इज प्रोग्राम? अब हमको लगता है आप लोग आंसर कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? मोस्ट प्रोबेबली देखिए, प्रोग्राम का सिंपल मतलब ऐसा कंपाइल कोड जो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। प्रोसेस का क्या मतलब है? जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसको प्रोसेस बोलते हैं। कन्वर्टिंग प्रोग्राम इनटू प्रोसेस। ओएस क्रिएट करता है प्रोसेस कैसे? ओएस एक प्रोसेस कैसे बनाता है? वो सिंपल क्या करता है, जो भी प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी पे लाके दे देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन के लिए दे देता है। ठीक है, अब बात आती है ये वाला देखना है स्टेप्स क्या क्या होता है। पहला, लोड द प्रोग्राम एंड स्टैटिक डेटा इनटू मेमोरी। पहले क्या करता है, प्रोग्राम लोड करता है और उसमें जो भी स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा मतलब क्या होता है? अच्छा, स्टैटिक डेटा मतलब क्या होगा? अगर हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में देखें तो जो भी आप मान लीजिए इंट ए इक्वल टू बी बना दिए, अगर हम एग्जांपल के लिए मान के चले, अगर आप कोई प्रोग्राम लिखे हैं उसमें अगर आप मान लीजिए लिख दिया ना कि इंट ए इक्वल टू 17 कॉमा बी इक्वल टू 19, अब ये जो चीज आप लिख दिए ए बी का वैल्यू जो फिक्स कर दिए या फिर ये वेरिएबल है, ये सब से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो पहले मेमोरी में उस सब के लिए 2 इंटीजर के लिए जगह बनेगा और वो सब एलोकेट हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, फिर एलोकेट रन टाइम स्टैक। स्टैक क्या होता है? अगर आप ये ना, हमको लग रहा है ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आर्किटेक्चर पे बता देते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाता है, एक प्रोसेस का ना, एक प्रोसेस का है तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड सारा प्रोसेस को एक तरह से कहें तो मेमोरी में विजुअलाइज आप ऐसे कर सकते हैं। पहला चीज होता है टेक्स्ट, मतलब जो कोड उसको मिला था वो, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस को ना कितना मिल सकता है मेमोरी, मान लीजिए 10 MB का मिला है जगह, तो वो 10 MB में कुछ मान लीजिए वो 3-4 MB में क्या करेगा, उसका जो कोड है यानी TXT फाइल, मतलब क्या कहते हैं कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन, प्रोग्राम कैरेक्टर्स बोले, 0-1 का जो हमारा कॉम्बिनेशन था वो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का जो कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पे रहेगा। फिर रहेगा डेटा, जो भी ग्लोबल डेटा या फिर जो स्टैटिक डेटा जैसे यहाँ पे बनाए ना इंट ए, ये सब वाला डेटा, वो सब डेटा यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एरिया रहेगा उस एरिया में हीप होगा। हीप मतलब आप लोग देखे होंगे मैलॉक कैलॉक के थ्रू हम लोग मेमोरी का एलोकेट करते हैं। अब ये बीच में जो चीज आपको दिख रहा है ग्रीन की तरफ, ये पूरा स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस खाली है। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हमारे एक बार कंफर्म करना, वरना समझ में नहीं आएगा अभी ये चीज। हेलो? हाँ दिख रहा है। बढ़िया। यहाँ पे क्या है कि जो हीप का एरिया होता है हमारा, जो भी हम कहते हैं ना कि मैलॉक के थ्रू एलोकेट करते हैं, तो मैलॉक के थ्रू जो भी हम एलोकेट करते हैं, मान लीजिए इतना पार्ट हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऑलरेडी भर चुके हैं, इसको हम भर दिए तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट फिर बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और दूसरे साइड में क्या होता है, मेथड यानी डिफरेंट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका स्टैक होता है। अब आप लोग मेथड स्टैक पढ़े होंगे रिकर्जन वगैरह में कि एक फंक्शन कॉल होता है, फिर उसी में फिर दूसरा फंक्शन ऊपर से कॉल होने आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, और फिर जब एक फंक्शन रिटर्न करता है तो फिर वो दूसरे को वैल्यू देता है, तीसरे को, चौथे को, ऐसे में लास्ट वाला फंक्शन लास्ट में एग्जिट हो जाता है। ठीक है, स्टैक आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब एक तरफ से स्टैक भी बढ़ता है और एक तरफ से हीप भी बढ़ता है। ठीक है, तो कब इन दोनों में से कोई भी एक दोनों में टच करता है तो इसको हम कहते हैं कि मेमोरी प्रोसेस के लिए क्या कहते हैं कि प्रोसेस। अगर स्टैक के कारण ये लास्ट में आ गया तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, और या फिर हीप ही बढ़ता चला जाए, यानी मेमोरी आप बहुत ज्यादा लोकेट करे और उसको फ्री ना करे, तो ये भी एक तरह से शायद वहां पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है। ठीक है, कि मेमोरी खत्म हो गया, मतलब एक प्रोसेस को जितना मेमोरी मिला था उससे ज्यादा वो यूज कर रहा था, और उससे ज्यादा सॉरी उसके पास यूज करने का जगह ही नहीं। ठीक है, इस तरह से उसको स्ट्रक्चर करके दिया जाता है कि इसी में अपना वो सब काम करे। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे ना कुछ बातें लिखा गया, इसको हमको देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ। प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, वो जितना चीज हम आपको बताए थे वही सब है। ठीक है, एलोकेट्स रन टाइम स्टैक। अब ये वाला बात आप समझ सकते हैं, जब भी प्रोग्राम लोड होता है तो वो स्टैटिक डेटा और ये मेमोरी में ले आके रख लेता है, यानी कि सबसे पहले क्या करेगा वो टेक्स्ट और डेटा वाला चीज जो नीचे वाला दोनों है इसको लाके रख देगा। फिर क्या करेगा वो हीप मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर जो हीप में मतलब हम लोग जो क्या कहते हैं डायनामिक मैलॉक के थ्रू या फिर
न्यू कीवर्ड के थ्रू सी प्लस उसमें हीप में मेमोरी एलोकेट करते हैं, वो सब यहाँ पे हीप एरिया में आके एलोकेट हो जाएगा। हीप मतलब इसीलिए हमको कहा जाता था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से हमको बहुत मेमोरी मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल डेटा हम लोग यूज करते हैं वो लिमिटेड होता है, हम उसको फिक्स्ड साइज में रखते हैं और हीप बढ़ता रहता है। अब आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो कि हीप और ये सब अलग अलग क्या क्या होता है। नेक्स्ट है आईओ टास्क, जो भी इनपुट आउटपुट का टास्क है इसका देखना है, मतलब प्रिंटर वगैरह से कम्युनिकेशन करना वो कर लेता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करता है, जो मेन फंक्शन होता है उसको कंट्रोल दे देता है कि वहां से इंस्ट्रक्शन जो भी चलना होगा वो शुरू हो जाएगा। ये बात कितने लोग को समझ में आया, या फिर रिपीट करें, चैट में रिपीट या क्लियर लिख सकते हैं, हम चाहते हैं सभी लोग लिखें। अगर आपको समझ में आएगा तो आप क्लियर लिख सकते हैं, अदरवाइज रिपीट लिख सकते हैं। चलिए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया तो आप रिपीट जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना जरूरी है, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसे। एक कंडीशन हम बता रखे हैं कि जो लोग क्लास के एंड तक रहेंगे उन लोगों का हम एक अलग मतलब ग्रुप बना लेंगे, जहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लास का लिंक मिलेगा, सबको भेज के परेशान करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 10-15 लोग ही रहे काफ़ी है। और सिर्फ अगर आप इसलिए ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं, अगर आप बीच बीच में नहीं यहाँ पे एक्टिविटी दिखाते हैं, आप एक्टिव नहीं दिखते हैं, तो वो बात आपका नहीं माना जाएगा। चलिए, स्टेप्स हो गया, ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है आर्किटेक्चर भी देख लिया, आर्किटेक्चर में और कुछ देखना था क्या? यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन क्या होता है, टेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होता है, जो भी जनरली ये कोड वगैरह होता है, कंपाइल, ये सब चीज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैक, स्टैक में हमारा क्या होता है, स्टैक कंटेन्स टेम्पोररी डेटा सच एज फंक्शन पैरामीटर रिटर्न एड्रेस लोकल वेरिएबल, मतलब फंक्शन कॉल स्टैक आप लोग पढ़े होंगे बार बार रिकर्जन में, ठीक है, तो वो स्टैक वाला है। डेटा सेक्शन क्या होता है, जनरली डेटा होता है। हीप में क्या होता है, डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी होता है, जो भी आप डायनामिकली मैलॉक कैलॉक के थ्रू एलोकेट करते हैं। एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस, ये नोट्स आपको अभी तक हम यूट्यूब पे नहीं डाले तो अब हम अपलोड कर देंगे। एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस, ए प्रोसेस इज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस में एक चीज होता है प्रोसेस आईडी, यानी हर प्रोसेस का अपना एक आईडी होता है जिससे हम अलग अलग प्रोसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा वाला प्रोसेस है, तो उसको एक आईडी देखेंगे फिर हम बता सकते हैं कि ये प्रोसेस किस लिए है और क्या कारण है इसका। नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट, हर प्रोसेस का अपना एक स्टेट होता है, चाहे वो रेडी स्टेट हो, और एक सेकंड यहाँ पे कुछ हम, हाँ नेक्स्ट यूनिट में ये प्रोसेस स्टेट वाली चीज, ठीक है, बढ़िया। हर प्रोसेस का अपना एक स्टेट होता है, और उसके बाद क्या होता है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर मतलब हर प्रोसेस का कुछ मतलब सीपीयू के पास भी मेमोरी मिलता है। जब अच्छा एक चीज है, हर जो भी प्रोसेस होता है इसके लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ रैम पे ही जगह हो, मतलब रैम पे ही उसका मेमोरी मिलेगा, ठीक है। कभी कभी होता ऐसा है कि रैम पे तो जगह होता ही होता है, साथ में सीपीयू पे भी दो चार रजिस्टर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो उसका डेटा होता है बहुत ज्यादा, जो रिपीटेडली यूज करता है उसको वो सीपीयू रजिस्टर पे रखता है, क्योंकि वो सीपीयू के बहुत पास होता है और वहां से इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी भेजा जा सकता है, मतलब वहां से डेटा जल्दी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है अकाउंट इंफॉर्मेशन, हर प्रोसेस का कुछ इंफॉर्मेशन होता है कि वो कितना टाइम तक चलेगा, उसका लिमिट क्या है, एग्जीक्यूशन आईडी, ये सब क्या क्या है, अलग अलग और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उसके बाद आईओ इंफॉर्मेशन, वो किस किस डिवाइस का यूज करेगा, क्या क्या इनपुट आउटपुट के लिए वो किस किस फाइल को ओपन कर रखा है, किस किस फाइल से वो कनेक्शन में, किस फाइल में वो राइट कर रहा है, किस फाइल को डिलीट कर रहा है, तो वो सारा इनपुट आउटपुट वाले में आ जाएगा, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, यानी उस सीपीयू उसका क्या चीज देख के, मतलब किस बेसिस पे उसको शेड्यूल करेगा, तो उसके लिए वहां पे क्या हो सकता है, उसका कुछ प्रायोरिटी लिखा होगा हर प्रोसेस का, मतलब ये हर प्रोसेस के लिए ना ये 6 बातें लिखा होगा, ठीक है, हर प्रोसेस के लिए ये 6 इंफॉर्मेशन लिखा गया होगा। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन मतलब कि उसका प्रायोरिटी क्या है, ये सब चीज लिस्ट किया रहेगा। अब फिर से बात आती है कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। यहाँ से कंटेक्स्ट स्विचिंग का ऑफिशियल डेफिनेशन स्टार्ट होता है, द प्रोसेस ऑफ सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि एक प्रोसेस का काम चल रहा है और उस काम को सेव करना, ठीक है, मतलब कि उसका जितना काम हुआ, यानी मान लीजिए अगर उसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 10 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जिसमें कि क्या था 7 तक एग्जीक्यूट हुआ था, उसके आगे का कहानी बचा हुआ है, ठीक है।
अब उसके आगे का जो कहानी बचा हुआ है, यहाँ पे तो सीपीयू बंद हो गया, तो नेक्स्ट टाइम उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से चलाना शुरू करना है, कहाँ तक का कितना काम हो चुका था और कितना काम बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कंटेक्स्ट को सेव कर देते हैं, यानी जो भी इसका सिचुएशन है वो सिचुएशन सेव कर देते हैं। और यहाँ पे एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विचिंग, यानी उसके बाद क्या करते हैं दूसरे प्रोसेस का कंटेक्स्ट लाते हैं, दूसरे प्रोसेस का इंफॉर्मेशन लाते हैं कि उसका कितना बचा हुआ और कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। इन सिंपल टर्म्स इट इज लाइक लोडिंग एंड अनलोडिंग द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस को लोड अनलोड करने वाली बात ही कंटेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है। When does context switching happen? Context switching होता कब है? When a high priority job comes to ready state, यानी कि हाई प्रायोरिटी वाला कोई जॉब आ गया। हम लोग क्या बताए थे कि हाई प्रायोरिटी का जब भी कोई जॉब आएगा वो एग्जीक्यूशन के लिए कहता है कि हमको एग्जीक्यूट कर दो जल्दी से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेक्स्ट स्विच करते हैं, जो काम अभी हम कर रहे हैं उसको जल्दी से छोड़ के दूसरा वाला काम करने चले जाते हैं। एन इंटरप्ट अकर्स, एक इंटरप्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब, अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का सिंपल सा मतलब है, जो एक तरह से कहते हैं ना, जब भी आता है तो सीपीयू को एक तरह से नोटिफिकेशन मिलता है कि इसको छोड़ के अब दूसरे को चलना है, मतलब दूसरे का काम देखना है। यूजर एंड कर्नल मोड स्विच, इट इज नॉट नेसेसरी दो। यहाँ पे क्या होता है, यूजर और कर्नल मोड में स्विच होता है, कभी कभी ये नहीं भी होता है। मान लीजिए, अच्छा अभी हम यूजर मोड में हैं, ठीक है, कोई हम यूजर प्रोसेस चला रहे हैं, अगर हम यूजर प्रोसेस चला रहे हैं, इसको छोड़ के, इसको जस्ट छोड़ के हम फिर से नेक्स्ट यूजर प्रोसेस ही चला दें, ठीक है, तो इस केस में क्या हमको मोड स्विच करना पड़ेगा, यानी हम ये कहेंगे कि यूजर मोड से हम कर्नल मोड में गए, कर्नल मोड से यूजर मोड में गए, तो कभी कभी हो सकता है कि यूजर मोड से नेक्स्ट प्रोसेस वो जाए कर्नल मोड में जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि यूजर मोड के बाद वो कर्नल मोड में ही जाए, हो सकता है वो फिर यूजर का कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करने लग जाए। प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग यूज्ड, यहाँ पे क्या होता है, प्रीएम्प्टिव। अच्छा, अभी तक हम आपको टाइप्स ऑफ ओएस में ना दो चीज बताए थे, जो टाइप्स था वो था एक सिंगल प्रोसेस ओएस और दूसरा था बैच। इसमें प्रीएम्पशन नहीं था, मतलब एक काम जो शुरू हो गया वो तब तक, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरे काम पे नहीं जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बताएं मल्टी प्रोग्रामिंग, उसमें भी सीपीयू छोड़ के अगर मान लीजिए इनपुट आउटपुट करने गया तो चला जाता था, और मल्टीटास्किंग वाले में तो जब मान लीजिए उसको एक टाइम ही फिक्स किया हुआ था, इतना देर चलाएंगे, चला तो चला वरना चला, ठीक है, चला तो चला वरना चलो, दूसरे को आने दो, तो वो चीज। उसके बाद का जितना है वो नॉन प्रीएम्प्टिव था। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है ना कि कहे तो भी छोड़ छोड़ के आगे बढ़ने वाला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा काम किया फिर उसको छोड़ के दूसरे वाले में चलेगा। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जो एक बार जो जिस काम को ले लिया उसको पूरा करेगा, तभी फिर दूसरे वाले पर देखेगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड मोड स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। मोड स्विचिंग का सिंपल मतलब होता है कि अभी यूजर से रिलेटेड काम कर रहा था, अगर उसी टाइम फिर कर्नल से रिलेटेड सीपीयू काम करने लगे तो उसको मोड स्विचिंग बोलते हैं। क्लियर है तो चैट्स में आप लोग क्लियर लिखिए, और कितना देर क्लास चलाया जाए एक बार आप लोग का, कितना टाइम चलाना चाहिए, 11 बजे तक चलाए या फिर 10:30, या फिर बंद ही कर दे अभी 1 घंटे में। इसमें ना हमको पोल का फीचर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग इतना बार टाइप करने में बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लियर होने का मतलब है कि आप इस चीज को समझा पाए। हम भी पढ़ते हैं ना तो सुनने के बाद हमको भी समझ में आता, लगता है कि हाँ समझ में आ गया। आप तभी उसको 100% कह सकते हैं जब आप उसको 10:30, बढ़िया, ठीक है, 1.5 घंटे चलते हैं। देखिए, एट्रीब्यूट्स ना एक तरह से कहे तो प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, ये अभी हम इसके बाद एक चीज और बताएंगे। आप इसको थोड़ा सा वेट में रखिए, ये प्रोसेस स्टेट जब हम बताएंगे वहां पे शायद उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस टेबल वगैरह। यहाँ पे हम आपको ये सब चीजें बताएंगे ना तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस स्टेट और चीजें पूरा कचरा रखा है। अभी के लिए मेरे पास थोड़ा सा रिपीट करें तो प्रोसेस का, हर प्रोसेस का अपना एक आईडी होता है, एक स्टेट होता है कि वो रनिंग में है, रेडी में है, वेटिंग में है, ब्लॉक्ड है, सस्पेंडेड है, टर्मिनेटेड है, क्या है पता नहीं, या फिर न्यू स्टेट में है। सीपीयू रजिस्टर, हर प्रोसेस का अपना कुछ सीपीयू रजिस्टर होता है, जितना को जिस मेमोरी को वो एक्सेस, जो उसको रजिस्टर सीपीयू पे मिला हुआ है। यानी सीपीयू के, देखिए मेमोरी ना प्रोग्राम को 2-3 टाइप का मिलता है, एक तो मेन मेमोरी मिलता है, एक कैश मेमोरी किसी किसी प्रोसेस को थोड़ा सा मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा रजिस्टर भी मिलता है, मैंने अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सब इंटरनली हो जाता है। नेक्स्ट है
अकाउंट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो भी अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन का सिंपल मतलब है अकाउंट्स, यानी उसका क्या काम चल रहा है, वो उसका क्लियर लेखा जोखा, उससे हर एक उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, यानी एक सीपीयू मतलब वो सीपीयू का कितना परसेंट एग्जीक्यूट करा। अगर आप इसको ना यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन कीजिए तो ये थोड़ा सा आपको ये सब जैसा ही लगेगा, ठीक है, जो बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए तो बताता है कि सीपीयू का क्या कितना प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोसेसेस, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, उस चीज को तो हटा ही दीजिए। आप यहाँ पे देखिए हमारे सिस्टम पे ना ये सारा प्रोसेस रन हो रहा है। आई होप स्क्रीन दिख रहा हो तभी इसको समझ आएगा। ये सारा जो प्रोसेस लग रहा है ये प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अमाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी 0% यूज कर रहे हैं, 0.3 MB यूज कर रहा है, ये 0 पर Mbps डिस्क यूज कर रहा है, यानी कौन कौन सा चीज वो कितना कितना यूज कर रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है, अगर अच्छा ये वन नोट अभी कौन सा फाइल ओपन कर रखा हो, आप में से कोई बता सकता है वन नोट, हमारे वन नोट ने कौन सा वाला फाइल अभी ओपन कर रखा हो, इसके आईओ इन्फॉर्मेशन में कौन सा फाइल अभी नोट किया गया होगा। इसमें ना ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का नोटबुक है, इसमें वैसे तो बहुत सारा नोटबुक है, तो ये बता रहा होगा उसको कि जो वन नोट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो इसका मतलब कॉपी है, ये इसको ओपन कर रखा है, तो ये फाइल ओपन है और यूजर इसमें कुछ कुछ मन हुआ तो हो रहा है, तो टाइप एडिट वगैरह कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगा, आईओ इन्फॉर्मेशन, यानी कौन कौन सा फाइल खोल रखा है प्रोसेस। तो वन नोट वाला प्रोसेस अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का जो फाइल है उसको खोल रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वन नोट या फिर एक्सटेंशन कुछ होता होगा। सीपीयू से डीलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू से डीलिंग इन्फॉर्मेशन होता है, यानी जो सीपीयू शेड्यूलर होता है वो भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे शेड्यूल करता है ना। आप लोग पढ़े होंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट जॉब है उसको पहले लो, हायर प्रायोरिटी वाले को पहले लो, या फिर कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस से ही देख के सीपीयू मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है इसको किस तरह से शेड्यूल करना है, तो वो सब सारा इन्फॉर्मेशन इसी में होता है प्रोसेस के एट्रीब्यूट में। CPU bound process which do maximum time at CPU, IO bound process which do IO maximum time। अच्छा यहाँ पे ना प्रोसेस दो टाइप का टाइम लेता है। आप लोग अगर सोचिएगा कि प्रोसेस ना, एक प्रोसेस टाइम लिया कितना 30 सेकेंड और दूसरा प्रोसेस लिया 40 सेकेंड। अब आपको एक बात पता है, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो 30 सेकेंड वाला है, 30 सेकेंड वाला ना 20 सेकेंड सीपीयू पे चला था और 10 सेकेंड इनपुट आउटपुट करने गया था, ठीक है। और अगर ये 40 सेकेंड वाली बात करें, जो दूसरा वाला प्रोसेस था, ये जो 40 सेकेंड तक चला, ये बस 5 सेकेंड ही सीपीयू पे रहा, ठीक है, 5 सेकेंड ही सीपीयू पे रहा और 35 सेकेंड तक इसने इनपुट आउटपुट किया, यानी फाइल को ओपन किया, रीड किया, फिर फाइल में राइट किया, वो सब आईओ ऑपरेशन कहलाता है। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, इसमें जो ये वाला है जिसमें 20 सेकेंड यानी कि टोटल 30 सेकेंड प्रोसेस चला ही था, 30 सेकेंड में सारा प्रोसेस का काम खत्म हो गया, ये 20 सेकेंड तक सीपीयू पे अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा था कि ये लो ये लो, ये करो ये करो ये करो, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते जा रहा था, सीपीयू उसको रन करते जा रहा था। और सिर्फ बीच में वो 10 सेकेंड के लिए क्या क्या बोला कि हम कुछ फाइल लिख के आते हैं, कुछ फाइल में से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह करके आते हैं, तो वो फाइल वाला काम किया। दूसरा वाला क्या है, 40 सेकंड तक चला, चला तो उससे ज्यादा, लेकिन सीपीयू पे 5 सेकंड ही बैठा था, 5 सेकंड के लिए सीपीयू पे गया और फिर अपना 35 सेकंड के लिए जाके बैठ के इनपुट आउटपुट किया। तो इसमें किसको आईओ बाउंड सीपीयू बोलेंगे और किसको मतलब आईओ बाउंड प्रोसेस बोलेंगे और किसको सीपीयू बाउंड प्रोसेस बोलेंगे, सामने आपके रूल लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे आप लोग बता सकते हैं किसको हम आईओ बाउंड बोलेंगे और किसको सीपीयू। 30 सेकंड वाला, अच्छा पहले ये बताइए 30 सेकंड वाला आईओ बाउंड प्रोसेस होगा या सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगा। आईओ बाउंड प्रोसेस होगा। आईओ बाउंड, ठीक है। आईओ ये वाला 30 सेकंड वाला पूछ रहा था, ये सीपीयू बाउंड प्रोसेस है 30 सेकंड्स का मतलब जो है। इसमें सीपीयू पे ज्यादा देर काम चल रहा है और आईओ वाला काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सीपीयू का मतलब एक प्रोसेस का टाइम इस दोनों बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना देर चलेगा, वो कितना देर सीपीयू का काम सीपीयू पे रहा और कितना देर आईओ पे रहा, ठीक है। तो वो दोनों बात प्रोसेस का टाइम में ऐड होता है। इसके बाद भी वेटिंग वगैरह का टाइम भी ऐड होता है कि थोड़ा देर वेट भी कर लिया तो वो भी ऐड हो जाएगा।
अब नेक्स्ट बात चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, ठीक है। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, इसके लिए बहुत अच्छा डायग्राम बनाओ, इसको यूज करेंगे, लेकिन पहले ऐसी भाषा में जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट था। न्यू मतलब क्या है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यू स्टेट। रेडी स्टेट क्या होता है, रेडी स्टेट में क्या होता है कि मतलब प्रोसेसिंग के लिए एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब उसको सीपीयू पे कभी भी भेजा जा सकता है। न्यू मतलब क्या है, वो जस्ट अभी प्रोसेस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम क्या क्या बताए थे कि उसका मेमोरी एलोकेट हो गया, हीप बन गया, स्टैक बन गया, वो सारा चीज मतलब बन रहा होता है, उस टाइम उसको न्यू स्टेट पे रखा जाता है, न्यू स्टेट उसका लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट रेडी स्टेट क्या होगा, जब वो सारा काम रेडी है और अपना इंस्ट्रक्शन लेके बैठ गया, पहला वाला इंस्ट्रक्शन मेन फंक्शन खोल लिया कि मेन फंक्शन का पहला वाला लाइन से शुरू करो, रन करवाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम वो प्रोसेस किसमें होगा, रेडी स्टेट में। रन स्टेट क्या होता है, देखिए रन स्टेट में एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकता है। एक ही प्रोसेस कहने का मतलब है, रनिंग का मतलब होता है कि सीपीयू पे ना उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है, उसमें 10 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, तो पहला वाला चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, पांचवा चलते जा रहा है। अगर वो रुका हुआ नहीं है, यानी जिसका इंस्ट्रक्शन चल रहा है वो ही रन स्टेट में कहलाएगा। अब अगर सीपीयू एक है तो एक ही रन स्टेट में ना एक ही प्रोसेस एक बार में जा सकता है। अच्छा, अगर 3 सीपीयू है तो एक बार में कितना प्रोसेस रन स्टेट में जा सकता है, एनीबडी आप में से आंसर कर सकते हैं। अगर 3 सीपीयू है हमारे पास, प्रोसेसर 3 है, तो मैक्सिमम कितना जो है हम प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेज सकते हैं, 3। ठीक, हाँ 3 है तो 3 भेज सकते हैं, ठीक है। अब वेट और ब्लॉक स्टेट मतलब क्या है, कोई आईओ करने बोलता है कि हमको ना इनपुट आउटपुट चाहिए, हमको कोई फाइल पढ़ के आना है, उस फाइल में देखना है डेटा क्या है, देख के आएंगे तब हम कुछ जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, तो बोलता है कि भैया जाओ और तुम वेटिंग चले जाओ। नेक्स्ट है टर्मिनेटेड, मतलब अगर कह दिया गया कि काम खत्म, मतलब जितना प्रोसेस का काम था, जितना लास्ट इंस्ट्रक्शन था, जैसे मेन फंक्शन में क्या होता है, लास्ट में रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो हुआ, उसके बाद कहानी खत्म, डेटा वेटा खाली करो उसका मेमोरी, मतलब काम खत्म तो अपना जगह खाली कर दो, ठीक है, वो वाले बात। सस्पेंडेड रेडी क्या होता है, जब रेडी क्यू फुल हो जाता है, मतलब रेडी क्यू क्या होता है, रेडी में मतलब जहां न्यू न्यू प्रोसेस ला के हम एक के बाद एक भरे जा रहे, अगर रेडी फुल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग जगह बना के रखते हैं सस्पेंडेड रेडी। रेडी में जगह नहीं है इसलिए इसको थोड़ा सा अलग बैठा दो। सस्पेंडेड ब्लॉक में अगर ब्लॉक वाला फुल हो जाता है तो उसके लिए हम ब्लॉक में बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा अलग बिठा दो। बढ़िया, ये दोनों एक्स्ट्रा है 6-7, ये नहीं भी लिखिएगा तो बेसिक 5 लिख दीजिए, काफी है। न्यू, रेडी, रन, वेट, टर्मिनेटेड, प्रोसेस स्टेट में इतना काफी है। चलिए अब ये डायग्राम समझते हैं। भले ही आपको ज़्यादा कलरफुल दिख रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा आप सीरियस होकर इसको देखिए, ठीक है, इसलिए फुल स्क्रीन करते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम रहे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई प्रोसेस आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले प्रोसेस कहाँ पे आएगा, रेडी स्टेट पे। अच्छा, रेडी स्टेट पे जो प्रोसेस है उसको कहाँ कहाँ पे भेजा जा सकता है, रनिंग स्टेट में भेजा जा सकता है। जब भी प्रोसेस है उसको रनिंग स्टेट में भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है। देखिए स्टेट को ना आप ऐसे समझिए, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो स्टेट को ऐसा समझिए कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मतलब क्यू वगैरह जो हम लोग कहते हैं ना, कि एक प्रोसेस के दूसरे उस एक प्रोसेस यहाँ पे, हर स्टेट को आप ऐसा समझिए P1 एक लाइन है, उसके नीचे P2 है, उसके पीछे P3 है, उसके पीछे P4 है, ऐसे कर करके इधर से लाइन स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे एक एक करके सारा एलिमेंट, देखिए सारा प्रोसेस है। तो हर एक स्टेट जो है वो अपने आप में एक क्यू है, क्यू है मतलब उसमें प्रोसेस जा सकता है नंबर में, उसके पीछे लग जा सकता है, जाके लाइन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, रेडी स्टेट में बहुत सारा प्रोसेस आ सकता है, मान लीजिए 20 प्रोसेस आ गया, अब इसका जगह था कितना, 20 आ गया, और इसका जगह है मान लीजिए 25 का, तो 5 और आया, तो फिर तो उसको भी ये जगह रख लिया, मतलब 5 को और नंबर में लगा लिया कि 25 प्रोसेस एक साथ रेडी स्टेट में हो सकता है। अब जैसे ही उसको लगेगा कि रेडी स्टेट फुल हो रहा है, रेडी स्टेट उसको लगेगा कि फुल हो गया, तो 26वां टास्क जो आएगा उसको क्या करेगा, रेडी सस्पेंडेड में भेज देगा, मतलब कहेगा कि तुम रेडी में ही हो, लेकिन जगह चूंकि रेडी मेमोरी पे है नहीं, रेडी वाले में, इसलिए हम तुमको
थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए अलग रख रहे हैं। ये सारा काम जो हम आपको बता रहे हैं ये घंटे 2 घंटे या मिनट के लिए नहीं होता, ये सब सेकंड्स का फ्रैक्शंस ऑफ हिस्सा में हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमको पता ही नहीं चलता, हमको लगता है ना कि अभी हम स्विच किए तो ये चेंज हो गया, हमारा ये जो रिकॉर्डिंग वाला काम है ये भी हो रहा है। हमारा जितना टाइम फ्रेम सोचने का तरीका है, मतलब जितना हम टाइम को मेजर कर पाते हैं उस हिसाब से हमको लगता है कंप्यूटर सिस्टम हमारे लिए लगातार काम कर रहा है, मतलब हर चीज हमारा लगातार चल रहा है। जैसे ये अभी ब्लिंक हो रहा है, हमको लगता है कि लगातार ब्लिंक हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर ना वो बहुत इतना तेजी से काम कर रहा है कि वो इसको करके और फिर उतना ही तेजी में वो ये रिकॉर्डिंग वाले पे भी आ जा रहा है कि रिकॉर्डिंग वाला भी चीज करके रिकॉर्ड भी कर रहा है, हर चीज वो बहुत फास्ट फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेडी वाला हो गया, रेडी में अगर जगह नहीं बचा हुआ है तो सस्पेंडेड में आएगा, तो इधर सस्पेंड भेजा जा सकता है और जब भी इधर जगह खाली हुआ तो फिर वापस इसको रिज्यूम करके ले जाया जा सकता है वहां, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर रनिंग स्टेट में ऑलरेडी पहले से कोई सीपीयू कौन है, अगर पहले से कोई रनिंग स्टेट में है तो अगर उसको रनिंग में भेजना है तो क्या करें, उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरा प्रोसेस रनिंग में चला जाएगा, यहाँ से कोई P1 उठ के इसमें चला जाएगा। और अगर यहीं से प्रोसेस का काम खत्म हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आया कोई, मान लीजिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है, कोई छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ना 5 इंस्ट्रक्शन था, तो एक हटा, दूसरा हटा, तीसरा हटा, 1 2 3 था, तीनों एक साथ अगर खत्म हो गया तो उसको हम डायरेक्ट कहाँ भेज देंगे, टर्मिनेटेड स्टेट। और कंप्लीटेड स्टेट मतलब नेटवर्क हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? क्या हमारा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? अच्छा, अभी नहीं दिख रहा हो। क्या अभी स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? एनीबॉडी कंफर्म कीजिएगा। बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम थे ना कि अगर रेडी में आया, उसका काम स्टार्ट हुआ और वो रेडी से मतलब रनिंग स्टेट में जगह खाली था, सीपीयू खाली मिला, तो रनिंग स्टेट में क्या रनिंग हो रहा था, काम खत्म हो गया तो टर्मिनेट हो गया। अच्छा, रनिंग में एक और बात हो सकता है, जब रन हो रहा हो उस टाइम उसको क्या बोल दिया जाए, वो इनपुट आउटपुट के लिए बोल दिया जाए, तो उस प्रोसेस का जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वाला काम है उसको रोक लिया जाता है। और जो इनपुट आउटपुट वाला काम है, इनपुट आउटपुट जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा, तो वो कर्नल मोड में जाके फिर अपना जब भी वो सीपीयू होगा तब उस टाइम वो काम को देख लेगा। तब तक के लिए उसको क्या बोलता है कि तुम अपना बैठो, अभी यहाँ पे रह के खड़े रह के टाइम वेस्ट मत करो हमारा। नेक्स्ट है वेट सस्पेंडेड। वेट क्यू अगर फुल हो जाता है तो उसको सस्पेंडेड में बोलते भेज देते हैं। बेसिक जो था ना यही था, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट के टाइम एक और स्टेट हम लोग को लिखना था, हम उसको शायद लिखना भूल गए। यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा चीज जो हम मिस कर गए उसको बोलते हैं न्यू स्टेट, ठीक है। ये जो भी न्यू स्टेट होगा, न्यू स्टेट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और क्या होगा, फिर न्यू से आएगा रेडी पे, रेडी से फिर क्या करेगा, या तो रनिंग पे जाएगा, मतलब रन हो रहा होगा और खत्म हो गया काम तो टर्मिनेटेड में चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक 5 है। ये ऊपर वाला जो चीज अभी हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे, ये जो ऊपर वाला चीज है ना, ये जो ऊपर वाला बेसिक है ये 5 है, यानी न्यू में स्टेट में हो सकता है, फिर उसके बाद रेडी में आएगा कि वो रन होने के लिए तैयार है। न्यू मतलब वो अभी अभी जस्ट प्रोसेस बना है या फिर बन ही रहा है। रेडी मतलब वो क्या है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, उसको सीपीयू मांग रहा है वो कि सीपीयू जल्दी हमको मिल जाए। मेन फंक्शन पे उसका कंट्रोल है, ठीक है, कि मेन के स्टार्टिंग से वो स्टार्ट होगा। जैसे ही उसका सीपीयू पे चांस मिलेगा वो सीपीयू पे जल्दी से जाएगा। अगर तुरंत काम खत्म हो गया तो टर्मिनेटेड। ये तो सबसे बेस्ट बात है कि न्यू में आया, रेडी में आया, रनिंग में आया, टर्मिनेटेड हो गया। अगर उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ से वो रनिंग में गया, फिर अगर उसका कुछ इनपुट आउटपुट का जरूरत पड़ा तो वो ब्लॉक स्टेट में आएगा। ब्लॉक स्टेट में रहते 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 बहुत देर बाद मान लीजिए उसका
इनपुट आउटपुट का काम खत्म हो गया 10-15 सेकंड बाद, तो वो फिर से वापस से आएगा रेडी स्टेट में और फिर यहाँ से रनिंग में जाके ऐसा करता रहेगा। फिर अगर वेट जरूरत पड़ा तो फिर से वेट में आ जाएगा, और फिर अगर उसको ऐसा कोई टाइम आएगा जब उसका एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही टर्मिनेटेड में चला जाएगा। ये बात क्लियर है? बेसिक 5 स्टेट्स। अब ये थोड़ा बस वही है कि रेडी फुल हो गया तो रेडी सस्पेंडेड में डाल देते हैं, वेट फुल होगा तो वेट सस्पेंडेड में डाल सकते हैं। अब ये सब ना मतलब हम ये नाम वगैरह लिखे वैसे तो बहुत लिखा नहीं जाता, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा कलरफुल सजा सजा के बनाने के चक्कर में बहुत सारा फालतू चीज़ इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिए, बेसिक जो फंडा वो आप याद रखिए, उतना काफ़ी है। ये वाला बात सभी लोगों को क्लियर है, डिफरेंट प्रोसेस स्टेट। अब हम एक बार चैट्स में लिखते हैं। पहला है न्यू, उसके बाद क्या है रेडी, न्यू के बाद रेडी, रेडी के बाद क्या आ जाएगा, जब वो रेडी हो जाएगा तो कहाँ भेज सकते हैं, रनिंग। लर्निंग के लिए। आ गया, हमको तो लगा रखा चला गया। रनिंग के बाद कहाँ जाएगा, दो ऑप्शन है, पूरा चल गया तो टर्मिनेट, हिस्सा खत्म। लेकिन अगर वेटिंग में गया, वेटिंग में गया तो क्या होगा, वेट करेगा जब तक काम खत्म नहीं होगा, वेट होने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर से जैसे उसका वेट खत्म हुआ तो वो रेडी में फिर से आ जाएगा और वो रेडी हो जाएगा। जैसे ही वो रेडी हो गया तो फिर उसको चांस मिलेगा सीपीयू पे रनिंग में जाने का। फिर जब वो फिर रनिंग में जाएगा तो रेडी के बाद फिर से वो दोबारा रनिंग में गया, और इस टाइम क्या हुआ, वो वेट नहीं करने का, वो बोला कि हमारा आईओ का कोई काम है नहीं, तो वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटेड। आई होप ये ऑर्डर आप लोग को समझ में आया होगा। जितने लोग को समझ में आया चैट्स में क्लियर लिख दीजिए, तो हमको लग जाएगा कि हमारा मेहनत काम कर गया, ठीक है। वरना हमको लगा कि हम बस कहानी की तरह सुना दिया और आप कहानी की तरह सुन लिए। बढ़िया। गुड नाइट सर, अब कल प्लीज क्या किया जाए, गुड नाइट कर दे। वैसे तो हमको दिखना मतलब प्रोसेस स्टेट दिख रहा है लेक्चर 6, उसके बाद प्रोसेस टेबल वगैरह, ठीक है। प्रोसेस हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कैसे बनता है, उसको कैसे कैसे मतलब प्रोसेस का टेबल बना के रहता है। जैसे ये देखिए, अभी आपको टास्क मैनेजर दिखाया ना, तो ये एक प्रोसेस टेबल है, मतलब एक प्रोसेस का टेबल है जिसमें उसका मेमोरी यूजेज ये सब बता रहा है, ठीक है। ये तो सीपीयू का परफॉर्मेंस बता रहा है, हाँ यही वाला, ठीक है। यहाँ पे बता रहा होगा सर्विसेज में स्टेटस स्टॉप है, रनिंग है, स्टॉप है, रनिंग है, रनिंग 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 है, बहुत सारा अलग अलग स्टॉप होगा इसमें। अब ये सब ज्यादातर एक तरह रनिंग में इतना ज्यादा काहे आ रहा है, क्योंकि ना सीपीयू एक बार में एक ही रनिंग में, लेकिन जब प्रिंट हो रहा था तो इतना ज्यादा ये फास्ट हुआ है ना कि हमको रनिंग पे ही दिखा रहा है, ठीक है। और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मतलब एक बार ना हम चाहते हैं जो भी चीज पढ़िए उसको, हाँ ये वाला यहाँ पे बता रहा हो, जैसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्रोसेस पीआईडी, प्रोसेस आईडी है यहाँ पे हम आपको दिखाएं, तो ये पीआईडी प्रोसेस आईडी को बोला जाता है। हर प्रोसेस का आईडी होता है, हर प्रोसेस चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे सस्पेंडेड है कैलकुलेटर EXE, क्रोम EXE रनिंग है, क्रोम EXE रनिंग रनिंग रनिंग। अब क्रोम का ही देखिए इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है और सब रनिंग है, हर सबका आईडी अलग अलग है, भले ही नाम chrome.exe है लेकिन अलग है। यूजर किसका है ये सब है, कुछ सिस्टम का भी प्रोग्राम है जैसे कि गूगल क्रैश हैंडलर, गूगल क्रैश हैंडलर। ये सारा प्रोसेस वगैरह ना कहानी समझने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखिएगा तो कुछ टफ नहीं है। किसी को कुछ क्वेश्चन है कि एंड करें? हाँ एक चीज है, हमको एक सीट नोट करना है, ठीक है। जो लोग कल से क्लास में रेगुलर रहने वाले हैं एंड तक हैं, उनका हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कल वाले में सबमिट क्लास वर्क इसी में डाल देते हैं, ठीक है। इसी सीट में हम ऐड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। आप लोग चैट्स में अपना नाम ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कल से क्लास आप रेगुलर अटेंड करने वाले हैं। क्योंकि एक चीज़ है, हम नहीं चाहते हैं कि जिनको हम आज बताएं कल वो दिखे ना, और फिर हम कल उनको नहीं बताएंगे जिनको आज वाला क्लास जो छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो आप नेम आप चैट्स में टाइप कर सकते हैं, एक बार हम सबका नाम नोट कर लेंगे। जो लोग इस में रहेंगे कल से लिंक उन्हीं को मिलेगा। तो बस टाइमिंग ऐसा नहीं हम पेड वगैरह कर रहे हैं, नाम बस लिख लेना, ताकि हम देखिए हमारा खुद माइंड डाइवर्ट होने लगा। अगर हम ये आज कुछ स्टूडेंट को रखें कल कुछ को रखें तो पढ़ाने में फिर उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर कल आप नहीं रहेगा तो परसों वाला आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप फायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। हम चाहते हैं फायदा पहुंचे
ऐसा नहीं कि पेड वगैरह करने का टारगेट है। हाँ, एक एक करके नाम हम लिख लेते हैं चैट में सबका, ये चीज़ हम लाइव में ही करेंगे, बाद में हमारे पास याद नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहीं से पूरा पूरा नाम लिखने से रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देते हैं, ठीक है। 2